अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपना आईएसएसपी का एक्सपीरियंस बयान करने लगा हूँ। जब मुझे रिकमेंडेशन मिली थी तो मैंने ये सोचा कि शायद मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस दे दूँ ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए। फ्रेंड्स, मेरी आईएसएसबी 7 से 11 मार्च के दरमियान में थी। ठीक है, मेरा आईएसएसबी का जो बैच था वो मलीर कैंट में था। तो जो पहला दिन था हमारा, तो मैं 7 मार्च को उधर आईएसएसबी सेंटर पहुँच गया। मैंने उधर जाके फॉर्म फिल किए और मैंने उधर बस 2 चीज़ें ही नहीं लिखी कि एक मतलब कि हॉबीज़ और गेमें, क्योंकि मैं खेलता नहीं था बिल्कुल। जो मेरे अंदर नेचुरल था मैंने वही लिखा है, बाकी सारा फॉर्म आराम से फिल कर दिया है। तो दूसरा दिन आ जाता है। दूसरे दिन मैंने क्या किया कि सारी स्टोरीज़ आराम से लिखी। ठीक है, सेंटेंस भी आराम से लिखे। जब मतलब कि पिक्चर स्टोरीज़ अभी प्रोजेक्ट पर दिखाई गई तो मैंने ये महसूस किया कि जो 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर आती है उसमें ये देखा जा रहा था कि एक छोटी सी लड़की है जिसकी उम्र 7 से 8 साल के दरमियान है। वो एक साए में बैठी हुई है नीचे फर्श पे। ठीक है, तो उसके सामने एक टाई किस्म की, जिस तरह टाई नहीं होती हम लगाते हैं पैंट के साथ, उस तरह की उसने पहनी हुई थी। तो मैंने शुरू किया कि उस लड़की को एक नाम दिया कि वो 6 साल की बच्ची है। ठीक है, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और वो मतलब कि स्कूल जाती है, लेकिन अभी उसकी यूनिफॉर्म लेनी है। तो वो बार बार तंग कर रही थी कि मम्मा मैंने आपके साथ बाज़ार चलना है। तो उसकी माँ ने कहा नहीं, तुम बाज़ार नहीं आओ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्म हवाएं चल रही थी। तो माँ ने उसको घर ही उधर छोड़ दिया और अकेली चली गई। तो वो बच्ची खेलती रही। तो मतलब इस तरह की कहानी लिखी। ठीक है, उसमें उसका करैक्टर बयान किया। तो और भी कुछ बातें थी, मुझे याद नहीं आ रही। तो दूसरी कहानी जैसे ही शुरू हुई तो मैंने अभी दूसरी प्रोजेक्ट पर दिखाई गई कि 2 आदमी हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब कि एक जमात में जिस तरह हमारी क्लास होती हैं, जिस तरह स्कूल वगैरह में होती है ना, उस तरह से। तो मैंने उधर जाके ये लिखा कि असलम एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, उसके दोस्त ने कहा है कि यार मुझे ये वाला सवाल नहीं आता क्योंकि पिछले दिन मैं नहीं आया था। मुझे अभी मतलब कि जो अगला होमवर्क मिलेगा तो उसमें ये मैं कैलकुलेट इसको नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे प्लीज़ मुझे इस चीज़ का समझाओ। तो जो अदनान था उसको बेहतर तरीके से समझाया और मतलब कि जितना भी उसका सिलेबस पीछे छूट गया था वो उसका रिकवर किया, और मतलब कि इस असलम ने भी उसका थैंक यू किया और अच्छे नंबर लिए। तो दूसरी कहानी मैंने इस टाइप की लिखी। और तीसरी कहानी जो मैंने देखी वो एक पहाड़ी नज़र आ रही थी, क्लियर नहीं थी लेकिन कुछ इस पहाड़ी किस्म की ही थी। तो मैंने ये लिखा कि सिराज जो है वो ट्रिप पर जाता है पाकिस्तान के साथ वाले इलाके में, मरी वगैरह के इलाके में। तो जैसे ही वो वापस आया, ठीक है, आने ही वाला था, तो रास्ते में उसको एक उसका दोस्त गिर गया खड्डे में। तो सारे डर रहे थे कि अभी इसको कैसे निकाला जाए, लेकिन उसने अपने दिल पर एक मतलब कि जिस तरह कहते हैं अपने दिल पर हाथ रखा और कहा अगर मैं काश इसकी जगह होता तो मैं भी चला जाता। तो उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाया, स्ट्रेटजी दिखाई। ठीक है, उसको इतना नीचे चला गया था, बड़ी मुश्किल थी कि उसको बाहर निकालना, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत के साथ सिराज ने अपने दोस्त को बाहर निकाला और आरामदेह सफ़र किया। ठीक है, कुछ इस किस्म की ही मैंने कहानी लिखी। तो पॉइंटर स्टोरीज़ उसके बाद शुरू हो गई हमारी प्रोजेक्टर पर। तो वो ये था कि एक स्टोरी आती थी बार बार के, वो मुझे याद भी थी कि व्हेन ही रीच्ड टॉप ही रियलाइज्ड, कुछ इस किस्म की थी। तो मैंने ये लिखा कि जब वो टॉप पे पहुंचा, ठीक है, उसका बड़ा शौक था कि टॉप पर आना। ठीक है, और K2 पहाड़ी पर चढ़ गया। ठीक है, तो उसने अपने ख्वाब पूरे किए। ठीक है, कभी वो चढ़ नहीं पाता था, हमेशा मतलब कि शुरू से एंड तक जाता लेकिन पीछे आ जाता, लेकिन इस बार उसने फुल हिम्मत किया और टॉप पे चला गया और उसने K2 की बुलंदी सर कर ली। तो दूसरी पॉइंट स्टोरी कुछ इस किस्म की आई कि शी वॉज एलोन एट नाइट, मतलब वो रात को अकेली थी। अचानक आगे क्या हुआ। तो मैंने ये लिखा, उसको अचानक ये समझ आया कि मतलब कि वो रात को अकेली जैसे बैठी थी, उसको समझ आया कि सुबह उसका एग्ज़ाम है और उसने अभी तक अपने असाइनमेंट के पेजेस लिखने हैं। तो उसके अम्मी अबू डॉक्टर थे, वो क्लिनिक पर चले गए थे। ठीक है, लेकिन उसके पास पेजेस नहीं थे। ठीक है, तो वो बाहर चली गई, पेजेस ले आई, असाइनमेंट पूरी की। ठीक है, अपने रात भर अपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करते रही। सुबह उसने एग्ज़ाम दिया और अच्छे नंबर लेकर वो भी डॉक्टर बन गई अपने अम्मी अबू के साथ और मुल्क को सर्व करने लगी। तो मैंने इस किस्म की स्टोरी लिखी, पॉइंटर स्टोरी। लड़की को नेम दिया, करैक्टर को नेम दिया, उसकी करेज दिखाई। ठीक है,
तो एक अच्छे अंदाज़े के साथ मैंने लिखी, ठीक है, जैसे भी लिखी मतलब कुछ इस अंदाज़े के साथ लिखी कि साई को भी पसंद आ गई, जिससे मेरी रिकमेंडेशन साबित हुई। चलें खैर, वो दिन तो फिर एंड हो गया। उसके बाद तीसरा दिन आ गया, हमें जीटीओ लेने आया। तो जैसे ही जीटीओ साहब लेने आए तो हमें एक कमरे में ले गया। उधर मैं बड़ा डर सा गया था कि अभी पता नहीं ये क्या करेगा। तो उसने हमें आराम से बिठाया सीटों पर, कहा जब आप डिस्कशन कर लें लेक्चरेट टॉपिक की बारी से पहले, जो पहला बंदा है वो आखिरी टेबल पर जाएगा, आखिरी कुर्सी पर बैठ जाएगा, जो आखिरी कुर्सी पर बैठा है वो पहली पर आ जाएगा, और दरमियान वाले उसने मतलब कि अदल बदल कर दिया इस तरह से। तो हमारे ग्रुप को भी उसने एक नेम दे दिया। ग्रुप का नेम एस से शुरू होता था, और मैंने उस अपने ग्रुप का नाम एस से मीन्स रखा सुपीरियर। मतलब हर ग्रुप को नाम दिया हुआ था, किसी का क्यू रखा हुआ था, किसी का आई रखा हुआ था, किसी का पी रखा हुआ था, मतलब जिस तरह भी हो कि ग्रुपों का नेम दिया होता है और उस ग्रुप के नेम से बुलाते हैं। तो सबको चेस नंबर दोबारा से मिल गए। पहले चेस नंबर कोई और थे, लेकिन अभी जीटीओ के कुछ और मिल गए। तो मुझे चेस नंबर जो मिला उसका नंबर 14 था, मुझे मिला। तो हम कमरे में चले गए। हमें जो एक डिस्कशन टॉपिक मिला वो ये था कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर होने के बावजूद पाकिस्तान तरक्की पजीर क्यों है, कुछ इस किस्म का था। तो मैंने बहुत शीत से ही शुरू किया, एक अच्छे अंदाजे के साथ मैंने शुरू किया कि जेंटलमैन, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अभी भी तरक्की पजीर क्यों है। इसके सबसे बड़े वजह यह है कि पाकिस्तान एक बहुत कम्प्लेक्स जियोग्राफिकल लोकेशन में है, जहां एक तरफ हमारा इंडिया है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान। एक तरफ से हमें भारतीय जारहियत का मुसलसल सामना है, जबकि दूसरी तरफ यूएसएसआर इन्वेड का बैड जो हालत है, बुरी हालत है, पैदा हो गई है। ताहम पाकिस्तान ने अपना तमाम तर तवानियन जो है तावन यूएसएसआर को महदूद कर रखा है, और हालात ने भी इतना पेचीदा बना रखा है कि उनसे निपटना भी मुश्किल है। हमें लग रहा है जिससे हम मुआशी तौर पर बहुत पीछे रह गए हैं। तो मैंने कहा इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन का भी आपको पता है, पाकिस्तान भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत पीछे को चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा टॉपिक कुछ एंड हुआ, जिस तरह मुझे याद आ रहा है, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। तो जैसे ही ये ग्रुप डिस्कशन हमारी एंड हुई तो उसके बाद सबको उस जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ने बुलाया, सबको अलग-अलग अपना टॉपिक दिया। तो मुझे भी एक टॉपिक मिला। मुझे टॉपिक ये मिला कि किसी भी मुल्क की तरक्की में साइंस और टेक्नोलॉजी इंजन का क्या हैसियत रखते हैं। तो मैंने अपने अंदाज़े के हिसाब से शुरू कर दिया। मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज भी था, थोड़ा बहुत खुद से भी मिला दिया। मैंने कहा जेंटलमैन, इस बात में कोई शक नहीं कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस ना दे। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद हमसे छोटे कंट्रीज़ आज हमसे ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। इसके अलावा आज हमसे साइज़ पर पॉपुलेशन में बहुत छोटा कंट्रीज़ भी हमसे आगे हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी पर अपना तवज्जो मरकूज़ किया। एंड मैंने कुछ इस तरह के पॉइंट्स दिए, ठीक है, अच्छे टिप्स दिए, ठीक है, मुझे याद नहीं पड़ रहे, काफ़ी अर्सा हो गया यार। तो उसके बाद जीटीओ साहब ने कहा ओके थैंक यू जेंटलमैन, आप बैठ जाएं, सबकी बारी हो गई। तो उसके बाद हमारी ग्रुप प्लानिंग हुई। वो बस उसमें मैंने यही कहा कि उसमें डिस्क्राइब मैंने नहीं किया, तो मैंने कुछ उधर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो ये था कि मैंने स्पीड नोट कर ली थी, टाइम नोट कर लिया था, और ये नोट कर लिया था कि कौन सी गाड़ी कहाँ तक पहुँचानी है। बस ये 3 चीज़ें मैंने याद रख ली थी, बाकी किसी और ने कुछ भी बनाया, लेकिन मुझे ये 3 चीज़ें याद मैंने रखी थी और उन्हीं को सॉल्व किया। उसके बाद जैसे ही हमारा ये एंड हुआ तो जीटीओ ने कहा चलें ठीक है जेंटलमैन, आप जाएं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके आएँ और इस जगह पे मुझे मिलना है बाहर, ठीक है। जब आप आ जाएं तो हम टास्क एरिया में चले जाएंगे। तो हमें आधा घंटा दे दिया गया, तो हम भागे भागे गए अपने सेंटर में। उधर हमने कपड़े चेंज किए। कपड़े जैसे ही हमने चेंज किए हम बिल्कुल उसी तरह से वापस आ गए वहीं पर, ठीक है। उसके बाद जीटीओ हमें ले गया प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क वाली जगह पे, जहाँ हाफ ग्रुप टास्क भी होते हैं। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ ऐसा हुआ कि यार मतलब 40 मिनट का होता है, ठीक है, 40 मिनट में 3 टास्क करने पड़ते हैं, लेकिन हमसे 2 ही हुए हैं, ठीक है। मेरे जो साथ वाले लड़के थे यार,
इतनी बक बक करते थे कि समझ ही नहीं आ रही होती थी, ठीक है, ना कुछ उसकी समझ थी और ना कुछ बनाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, ग्रुप मेंबर सब ने ही मुझे फॉलो किया, क्योंकि मैं ठीक रास्ते पे जा रहा था, पहले वो गलत पे जा रहे थे। सब ने मुझे कंफ्यूज तो बड़ा किया था, लेकिन जीटीओ साहब को देखना बड़ी मुश्किल थी। उसने ऐनक पहन पहन के मुझे सही से तके जा रहा था। और जब बारी आई हमारी हाफ ग्रुप टास्क की, हमारे आधा आधा ग्रुप कर दिया उसने। जैसे ही आधा आधा ग्रुप किया तो मैंने देखा कि मेरे जो साथ वाले लड़के थे वो बड़े मुश्किल में थे, हम टास्क कर नहीं पा रहे थे। हाफ ग्रुप टास्क में सब कुछ हाफ हो जाता है, हमारे पास 2 फटे थे, वो लग नहीं रहे थे। तो मैंने अपनी जॉन को आगे इन्वॉल्व किया, जिससे मेरा बाजू भी टूट सकता था। जीटीओ ने मना भी किया कि जेंटलमैन आपको नुकसान हो सकता है, आप ऐसा मत करें, लेकिन मैंने फिर भी किया, इन्वॉल्व अपने जिस्म को किया। मैंने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो उसकी मैंने मतलब कि हमारा टाइम एंड होने वाला था। जीटीओ साहब ने कहा आपके पास जेंटलमैन 15 सेकंड बाकी हैं, हमारे पास टास्क बड़ा पड़ा था। तो उस 15 सेकंड के बाद जैसे ही मैंने अपने जिस्म को इन्वॉल्व किया तो जीटीओ ने कहा जेंटलमैन आपके पास 3 मिनट और हैं। मतलब यार उसको मेरा टास्क बड़ा पसंद आया था, इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन मुझे मिली थी। लेकिन ये भी अलग था, शायद कोई करम होगा कि मेरा मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा। इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो अभी ये हुआ कि अभी उसके बाद जैसे ही हमारे टास्क हो गए तो जीटीओ ने मुझसे इंटरव्यू लिया 5 से 7 मिनट का। नहीं सॉरी, जीटीओ ने नहीं, जीटीओ ने बाद में लिया था। साइक का इंटरव्यू था, हम चले गए। साइक का मैंने दरवाज़ा नॉक किया, 3 पीस पहन कर मैं अंदर गया था। तो मैंने जैसे ही नॉक किया मैंने कहा मैं आई कम इन सर। तो साइक ने कहा यस बेटा आ जाएँ। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। साइक ने कहा वालेकुम सलाम, हैव अ सीट। मैं बैठ गया और मैंने बोला थैंक यू सर। साइक ने कहा अली रुमान वालिद क्या करते हैं आपके? मैंने बताया कि सर मेरे वालिद डिस्पेंसर भी हैं और हकीम भी हैं। तो साइक हकीम, फिर आप क्यों नहीं हकीम बन जाते हैं? मैंने कहा या सर मैं हकीम इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा खुद एक सर्व करने का, मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देने का इरादा है, ठीक है। और मेरा बड़ा शौक़ है कि मैं खुद आर्मी में आऊँ। और मेरे वालिद का बड़ा पैशन था कि हमारी फैमिली में कोई आर्मी अफ़सर बने, और ये हमारे लिए वैसे फ़ख्र की बात होगी कि हमारी आर्मी में कोई अफ़सर बने। और मुझे सर इतना लगाव है आर्मी से कि मुझे अपनी परवाह नहीं है जितनी अपने मुल्क की परवाह है। मैंने कुछ इस अंदाज़े के साथ अपना जवाब दिया। कुछ और भी कहा था तो साइक बड़ा मुझसे इम्प्रेस हुआ था। साइक ने कहा तैयारी की है? मैंने बोला नहीं, मेरा एक दोस्त है पीएमए में सेकंड टर्म में है, उसने कहा था तैयारी ना करना, निचल जाना, ऐसा ना हो कि रिकमेंड होना भी हो तो तैयारी की वजह से नॉट रिकमेंड हो जाओ। तो मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की। साइक ने कहा अच्छा ये बात है, तो आप बिल्कुल तैयारी नहीं करके आए। तो साइक ने कहा कि मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। तो मैंने कहा यस सर मैं बोलूँगा। साइक ने कहा सेंटेंस कंप्लीशन जिस तरह आपने लिखा उस तरह का होगा। साइक ने कहा चुपके चुपके से। तो मैंने बोला सर चुपके चुपके से उसने अम्मी की बातें सुन ली। तो साइक मैंने वहीं जो सेंटेंस कंप्लीशन में जुमला लिखा था मैंने भी वही बोला है। तो साइक ने मुझे ये बोला कि अम्मी की बातें भी सुनते हो छुप छुप कर? तो मैंने कहा नो सर। तो मैं एक कंफ्यूज हो गया था, मैंने नो कर दिया, उधर यस लिखा हुआ था। तो साइक ने दूसरा सेंटेंस उठाया रात को, तो जिस तरह मैंने उधर लिखा था तो इधर भी वही बताना था। मैं सोच रहा था कि क्या लिखा, तो मैंने ये लिखा रात को। तो जैसे ही साइक ने बोला रात को तो मैंने कहा अम्मी वो बाहर नहीं जाने देते हैं। तो साइक ने पूछा रात को आप बाहर क्यों नहीं जाने देते? तो मैंने कहा सर हमारे उधर ये रिवाज नहीं है, ठीक है, मेरे अम्मी अब्बू इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं कि हमारे बच्चे रात को घूमते ना रहें। तो उसने बहुत किस्म के सवाल पूछे, मेरे बायोडाटा के बारे में पूछा कि, और एक और भी पूछा कि कभी सेक्स वगैरह किया है कोई, मतलब कि सेक्स वगैरह के बारे में पूछा। तो मैंने नो कर दिया, सेक्स के बारे में कभी भी यस मत करना क्योंकि ये आपको नॉट रिकमेंड करवा देगा, ठीक है। तो उसके बाद पूछा स्मोक वगैरह करते हो, कभी ड्रग वगैरह पी है? तो मैंने कहा नहीं सर, अल्लाह ने बचाया है, आज तक हाथ भी नहीं लगाया। तो चाह गुड। और पूछा साइक कौन सी वीडियो गेम खेलते हो? तो मैंने बताया कि सर बस मतलब कि कोई भी आ जाती है, ठीक है, कंप्यूटर पर वगैरह खेलता हूँ, जीटा वाइस खेलता हूँ, ठीक है, ग्रैंड उस वक्त जो थी सनराइज थी वो भी खेलता हूँ, मैंने इस तरह का बोल दिया। तो साइक कि बेटा ये बताओ शर्म किस बात पर आती है? मैं
कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके वजह से शर्म मतलब आती हो, ठीक है। मैंने बोला कि सर शर्म उस बात पर आती है कि कभी किसी के घर ना गया हूँ या कोई ऐसा काम ना किया, उसको पहली बार कर रहा हूँ तो शर्म आती है, थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ उस चीज़ में। सही, चलें बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर, और वहाँ से चला आया। तो जो हमारा आखिरी दिन था, थर्ड डे, ठीक है, तो उस दिन हमारा कमांड टास्क था एंड फुल ग्रुप टास्क और ऑब्स्टिकल था। तो कमांड टास्क के पहले जीटीओ का मेरा इंटरव्यू हुआ। जीटीओ ने बोला क्या हाल चाल है जेंटलमैन। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। जीटीओ, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं, जी सर, वो मैट्रिक पास हैं। जीटीओ, मैं कोई फिनंशियल घर में कोई फिनंशियल प्रॉब्लम्स हैं? मैं, जी सर, 5 बहनें भी हैं, सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ा मसला हो जाता है। जीटीओ, तैयारी की थी? मैं, नहीं सर, मेरा एक दोस्त पीएमए में है, सेकेंड ईयर में है, उसने कहा था तैयारी ना करके जाना, नेचुरल जाना, ऐसा ना आपके रिकमेंड होना भी हो तो तैयारी की वजह से ना रिकमेंड हो जाओ। जीटीओ, उसने कहा कि मेहनत करना। मैं, जी सर। तो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मेरा कमांड टास्क आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमांड टास्क अपना कंप्लीट कर लिया था। तो जब जीटीओ ने मुझे देखा तो मैंने एक बंदे को एक साइड पे मतलब कि एक साइड पे भेज दिया कमांड टास्क में, और दूसरे को कहा तुम इसकी हेल्प करो, ये पकड़ो, ठीक है, आगे चढ़ो, इधर देखो। तो मतलब कि मैंने सारे पॉइंट बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 मिनट में ही सारा कुछ ख़त्म कर लिया था। उसके बाद ऑब्स्टेकल की बारी आई। हम ऑब्स्टेकल ग्राउंड में गए, तो मैंने उधर 6 ऑब्स्टेकल कंप्लीट कर लिए थे पूरे के पूरे टाइम में। लेकिन जैसे ही हम वापस आए तो मैंने मतलब कि डिच क्रॉस करने ही वाला था, लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं रोप क्लाइंब भी नहीं कर सका और हाई जंप भी नहीं कर सका। उसके बाद जीटीओ टास्क ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू आता था। तो जो मेरा डिप्टी का इंटरव्यू था वो बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, तकरीबन 20 से 25 मिनट का हुआ होगा। मैंने जैसे ही डोर नॉक किया तो मैंने कहा मैं कम सर। डिप्टी ने कहा यस कम इन। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। डिप्टी, वालेकुम सलाम, हैव अ सीट। मैंने बोला थैंक यू सर। डिप्टी, इस विंडो का एरिया क्या है? उधर एक छोटी सी विंडो लगी हुई थी। मैंने कहा सर 9 फीट स्क्वायर होगा। डिप्टी, पाकिस्तान की एक खामी बताओ। मैं, सर, पाकिस्तान के सबसे बड़ी खामी ये है कि लोग आला अदलिया और हुकूमत की बात और अहकामात तस्लीम नहीं करते, और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उनकी बात माने, लेकिन लाख इख्तलाफात के बावजूद भी हम किसी की नहीं मानते। डिप्टी, अपनी खामियां बताओ। मैंने उसको अपनी जैसे ही खामियां बताई तो डिप्टी ने कहा जेंटलमैन, एक मिनट मेरी बात सुनो। डिप्टी बोला जेंटलमैन इतने कन्फ्यूज़ क्यों लग रहे हो? मैंने कहा सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, मैं हूँ ऐसा। तो बोला कि अच्छा अपनी कोई खामी बताओ। मैंने कहा सर मेरी सबसे बड़ी खामी ये है कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी शक्ल ऐसी है। तो डिप्टी ये बात सुनकर हंस पड़ा और कहा यार ये बात आपकी सही है, आप मुझे भी गुस्से वाले लग रहे हैं या कर भी कंफ्यूज लगते हैं। तो कहा यार आपकी शक्ल से माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप बहुत हसीन भी हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। तो डिप्टी ने कहा आज से पहले किसी अफसर से मिले हो? मैंने कहा नो सर। डिप्टी, फिर कैसे कह सकते हो कि अफसर कम बोलते हैं? आर्मी ज्वाइन करने के 3 फ़ायदे बताओ। मैं, आर्मी न सर सर्विस के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी फ़िज़िकल फ़िट रहती है इंसान, और इंसान की ग्रूमिंग भी अच्छी होती है, इंसान सोशल वर्किंग भी करता है, ठीक है, और पाकिस्तान को भी दिफा करता है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जब भी मौका मिलता है वो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। तो उसने बहुत सारे गर्लफ्रेंड के बारे में, सेक्स के बारे में क्वेश्चन किए और सिचुएशन देता रहा, तो मैं डटा रहा, बिल्कुल नो करता रहा। डिप्टी, डर किससे लगता है? मैं, सर डर इस बात से लगता है कि कभी ऐसा दिन ना आए कि मैं अपना तमाम प्लान्स में फ़ेल हो जाऊं। डिप्टी, अगर बाज़ार जा रहे हो तो कोई एक थप्पड़ मार दे, क्या करोगे? सर उसको रोकूंगा। डिप्टी, वो कैसे रुकेगा? एक तो थप्पड़ उसने मार दिया है। मैं फिर उसको रोकूंगा, अगर मारना भी पड़ा तो मारूंगा। डिप्टी, अगर बाज़ार जा रहे हो और 2 आदमी गन पॉइंट पे मोबाइल मांग रहे हैं, क्या करोगे? मैं, सर मोबाइल है दे दूंगा। डिप्टी, अभी तो कह रहे थे कि मारने से डर नहीं लगता। मैं, सर जहाँ एक कीमती चीज़ है
और जान भी उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है, ठीक है। मोबाइल जो है सर ये आने जाने वाली चीज़ है, इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है और इसकी मैं इतनी कदर नहीं करता जितनी मुझे जान की परवाह है, इसलिए दे दूँगा सर, मुझे परवाह नहीं है उसकी। डिप्टी कि मुझे अभी भी लग रहा है यार आप गुस्से में। मैंने कहा नहीं सर, मैं गुस्से में नहीं हूँ। डिप्टी अच्छा सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? मैंने कहा सर मुझे खाने में गोश्त पसंद है। डिप्टी किस चीज़ का? मैंने कहा सर देसी मुर्गी का। ओह वाओ! तो डिप्टी ने कहा अच्छा चलें जेंटलमैन, इंशाल्लाह आपके पास चक्कर लगेगा तो हम भी मुर्गी खाने आएँगे। तो मैंने कहा यस सर। इस चीज़ से मुझे साबित हो रहा था कि डिप्टी जब इतनी बातें कर रहा है मुझसे तो मुझे रिकमेंड करेगा। डिप्टी ने ये पूछा पाकिस्तान की अवाम के और तालिबान के ताल्लुकात कैसे हैं? मैंने उसका जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत मुझसे सवाल पूछे, तो मुझे कहा ओके थैंक यू जेंटलमैन आप जा सकते हैं। उसके बाद हम वापस आ गए, ठीक है। हमारा चौथा दिन था, सुबह-सुबह हमने वहाँ से निकलना था। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे उधर कोई कन्फ्यूजन हुई हो या मैं डर लगा हो। तो बहुत सारे लड़के उधर कन्फ्यूज़ होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 डायमेंशनल रिकमेंड हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फाइनल मेडिकल टेस्ट क्लियर किया और उसी